हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात मैं करूँगा हमारे कौम के बड़े होनहार लीडर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, जो कि कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे और बहुत ही आउट स्पोकन कहे जाते हैं और भाई हुक्स और क्रुक्स वहाँ पर मेजॉरिटी लाना और गवर्नमेंट बनाने में कामयाब रहते हैं कश्मीर। अभी रिसेंटली उनके एक दोस्त जो फॉर्मर रॉ के चीफ रह चुके हैं, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है। उस किताब में फ़ारूक अब्दुल्ला साहब स्टैंड्स एक्सपोज्ड। मैं बहुत पहले भी कह चुका हूँ कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो लोग हैं वो वही रहें जो किसी आइडियोलॉजी से कमिटेड हैं। अदरवाइज़ वो एनडीए के साथ रहें, नो प्रॉब्लम। इंडिया भी हिंदुस्तान की एक पार्टीज़ का गठबंधन है। उन्होंने फ़ारूक साहब ने जो हमेशा किया है वो सबके सामने है। ही इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियंस। 50 साल तक या 60 साल तक दिल्ली को ब्लैकमेल किया और दिल्ली ख़ासतौर से कांग्रेस के टाइम में उनके जहन में ये बैठा दिया कि अगर आप मुझे डिस्टर्ब करेंगे तो कश्मीर आपके हाथ से चला जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस ब्लैकमेल होती रही और वो कांग्रेस से जुड़े रहे। उस किताब में दौलत साहब ने बताया कि जब 2019 में 370 हटा लिया गया एंड ही वाज पुट बिहाइंड द बार, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, तो फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि आखिर दिल्ली गवर्नमेंट ने मुझे कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया। जरा गौर करिए, 370 हटाने के लिए मुझे कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया। और आगे फिर बढ़कर के कहा कि अगर ज़रूरत होती तो मैं इसे एब्रोगेशन ऑफ 370 असेंबली से पास करा देता। तो देखिए, उसका वही था कि क्रेडिट जो जाता वो शेख साहब लेते, फ़ारूक अब्दुल्ला लेते और उनके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट यानी बीजेपी हुकूमत मोदी जी एक्ट करते और उन्हें एहसान में रखते कि देखिए मैंने 370 का इनिशिएटिव अपनी तरफ से ले दिया और आपको कुछ करना नहीं पड़ा। लेकिन बीजेपी जब से वहाँ गवर्नमेंट में हिस्सेदार रही, वो वहाँ की पॉलिटिक्स को भी समझ गई, ज्योग्राफी को भी समझ गई, डेमोग्राफी को भी समझ गई, हर चीज़ को अच्छी तरह समझ गई। बीजेपी अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से इस फैमिली ने कश्मीर को लूटा है और लूटा इस हद तक है, जो मैं पहले भी कहा है कि अगर मीट शॉप्स पर भाव बढ़ाना है, वहाँ मीट जो बेचने वाले हैं, तो 20-30 लाख की थैली, जो वहाँ के लोगों ने बताया ड्यूरिंग माई स्टे इन कश्मीर, कि वो पहुँचती थी और अगले दिन अगर भाव 400 का तो 600 अलाउ कर दिया जाता था। नॉट ओनली दिस, जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में अपॉइंटमेंट्स होते थे या एडमिशन्स होते थे, उसमें भी ऊपर से रिकमेंडेशंस आती थी और तब सब काम होता था। वो और भी जगह रहा है, लेकिन और जगहों पर अब रिसेंटली शुरू हुआ है, वहाँ ये 50 साल से चल रहा था। उसके बाद उन्होंने कहा
दौलत साहब ने अपनी किताब में कि फिर सर्दियों में 2020 में विंटर में लास्ट में यानी दिसंबर के आसपास मुझे दिल्ली ने फारूक अब्दुल्ला साहब से मिलने के लिए भेजा और उन्हें कन्वे किया कि आपको हम हाउस अरेस्ट से छोड़ देंगे, चूँकि जो उनका कहना है दौलत साहब का कि ही वॉज ऑलमोस्ट मैड कि मुझे क्यों हाउस अरेस्ट किया गया है, मैं तो हमेशा साथ हूँ। तो दिल्ली ने ये मैसेज दिया कि आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा, लेकिन आप बाहर आने के बाद 370 की कोई बात नहीं करेंगे, ना प्रेस में करेंगे, ना कोई मीटिंग में करेंगे, ना कहीं और करेंगे। एंड ही मेड द कमिटमेंट कि अगर मैं कुछ बोलूँगा इस पर तो पार्लियामेंट में बोलूँगा, चूँकि एक वहाँ से मैसेज भी देना है कम्युनिटी को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि देखिए मैं तो कश्मीर पर बोला, लेकिन ये कमिट किया इन्होंने कि ना मैं प्रेस में बोलूँगा, ना कोई पार्टी की मीटिंग में बोलूँगा, ना किसी आदमी से 370 की बात नहीं करूँगा। और इस वक्त जो ये और इनका बेटे बार बार कहते हैं वो 370 की बात नहीं कहते, वो स्टेटहुड की बात कहते हैं। अब वो भी इसलिए कहते हैं कि वो ऑलरेडी मोदी जी या बीजेपी हुकूमत ये प्रॉमिस कर चुकी है कि हम स्टेटहुड देंगे, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अलग ही रहेगा यूनियन टेरिटरी, लेकिन जब हम अप्रोप्रिएट टाइम होगा उस वक्त देंगे। लेकिन उसका क्रेडिट भी ये लेना चाहते हैं कि रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, आप अमित शाह जी से मिलने जा रहे हैं। अरे भाई उनके एजेंडे पे तो ऑलरेडी है कि वी विल गिव द स्टेटमेंट स्टेटहुड टू J&K, तो आप उसका क्रेडिट कैसे ले लेंगे? आप होते कौन हैं? और दे आर फर्दर एक्सपोज्ड कि जब 370 के ऊपर स्टेटहुड के ऊपर कोई रेजोल्यूशन लाना चाहती थी अपोजिशन और कुछ इनकी पार्टी के लोग भी असेंबली में, दे डिड नॉट अलाउ, उस पर बात करने को इन्होंने बात ही नहीं करने दिया 370 के ऊपर वहाँ। अदरवाइज स्टेट सब्जेक्ट है, असेंबली में तो आप डिस्कस कर सकते हैं, हो सकता है एब्रोगेशन के लिए सपोर्ट ही मिल जाती उसमें, लेकिन आपने उसे अलाउ ही नहीं किया। और ये अपनी जगह है कि ये कोई भी अगर सोचता है कि 370 वापस होगी, उसका कोई सवाल ही नहीं उठता। और 370 में बचा ही क्या था? 90% जो प्रोविजंस थे वो तो कांग्रेस के ज़माने ही में थ्रू स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट मीन्स, हालांकि कांग्रेस हुकूमत अगर दिल्ली में चाहती वो डायरेक्ट कर सकती थी, लेकिन वो भी थोड़ा बच के चलते थे कि मुसलमान नाराज़ ना हो जाए। तो उन्होंने कश्मीर लीडरशिप जो थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसी के थ्रू उसे डाइल्यूट किया था। तो 370 में जाने से कोई बड़ा फर्क भी नहीं पड़ा। हाँ, बीजेपी ने जो एडवांटेज लेना चाहा था कि वहाँ पर हम पंडितों को वापस लाएंगे, बाहर के लोग ज़मीनें खरीदेंगे, एक डेवलपमेंट होगा, वो तो कुछ नहीं हो पाया। एनी हाउ बीजेपी ने उसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाया, लेकिन 370 के जाने से या रहने से कोई बड़ा फ़र्क कश्मीरी की लाइफ पर नहीं पड़ा। उसके बाद यू विल बी सरप्राइज टू नो, जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, दौलत रिपीटेडली डिस्क्राइब फारूक एज पैट्रियट एंड नेशनलिस्टिक लीडर। ये बार बार दौलत साहब अपनी किताब में बार बार लिखते रहे कि फारूक अब्दुल्ला एक बहुत बड़े पैट्रियोटिक हैं और नेशनलिस्ट हैं। और उन्होंने फिर कोट किया कि फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं, आई एम नॉट माई फादर, क्योंकि बाप तो जेल में रहे कुछ उसूलों पर, हालांकि बाद में उन्होंने सरेंडर किया, तब वो जेल से बाहर है। और पंडित जवाहरलाल जो उनके ख़ास दोस्त थे, उन्होंने उन्हें जेल में डाला। तो वो कहते हैं फारूक साहब, आई एम नॉट माई फादर, आई हैव नॉट ज्वाइंड पॉलिटिक्स टू स्पेंड 12 ईयर्स इन जेल। यानी मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं अपने बाप की तरह
कि मैंने पॉलिटिक्स इसलिए ज्वाइन की हो कि मैं 12 साल जेल में रहूं, जैसे वो रहे। आई एम ऑलवेज विद हूएवर इज इन पावर इन दिल्ली। तो ये जो आइडियोलॉजी की बात करते हैं, ये जो इंडिया गठबंधन के साथ जहाँ राहुल गांधी एक आइडियोलॉजी की बात कर रहा है, उसका हिस्सा बने हैं, ही इज़ द मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक। इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। और कांग्रेस ये भूल जाए जो हमेशा करती आई, क्यों इन्होंने उन मुसलमानों का मुसलमान लीडर प्रोजेक्ट किया पार्टी में जिनका मुसलमानों के अंदर कोई लेना देना था ही नहीं। तो बेहतर है जब आइडियोलॉजी की बात हो रही है, जिस तरह से राहुल गांधी पार्टी को ले जाना चाहते हैं, और आई थिंक ही इज़ द सेकंड गांधी इन इंडिया। वो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जस्टिस टू एवरीबॉडी बात करते हैं, वो एक आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एंड ही इज़ नॉट मेड फॉर पावर। वो गवर्नमेंट बनाने की बात कभी नहीं करते, और वो लोगों को इनवाइट भी नहीं करे कि हमारी पार्टी ज्वाइन करिए। वो ये कहते हैं जो हमारी पॉलिसी से, हमारी आइडियोलॉजी से एग्री करे वो हमें ज्वाइन करें, अदरवाइज आप दूर रहिए। तो फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों को दूर ही रखा जाए तो बहुत बेहतर। फिर आगे कहते हैं जो उन्होंने दौलत साहब से कहा कि आप, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को कह रहे हैं, बीजेपी हुकूमत को कह रहे हैं, इसको आप हमें रोने दीजिए, आप अपना काम करें, हम आपके साथ हैं। यानी हम दिखावटी तरह से रोएंगे, कश्मीरी मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाएंगे और हिंदुस्तान के मुसलमानों की लीडरशिप भी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, और जो आपको करना करते रहिए, हम आपके साथ हैं। तो इस तरह के कैरेक्टर के लोगों को अपोजिशन पार्टीज हो या रूलिंग पार्टी तो समझ गई, रूलिंग इस समझ गई कि वो उन्होंने इन्हें कोई घास नहीं डाला, लेकिन हाँ रिवार्ड ज़रूर किया थोड़ा सा। 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बीजेपी ने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया और इनके कुछ एमपी बनने दिए। दैट वाज द रिवार्ड फॉर द सपोर्ट एंड कीपिंग साइलेंस बाय फारूक अब्दुल्ला एंड हिज सन। और अभी भी जिस तरह की प्रॉब्लम दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ और केजरीवाल के साथ आई, केजरीवाल को 5 साल तक काम नहीं करने दिया गया, हर चीज़ में अड़चन लगी। वो प्रॉब्लम कश्मीर में नहीं है, हालांकि रिसेंटली वो ट्रांसफर्स वगैरह के ऊपर थोड़ी बिटरनेस हुई। जाहिर है बिटरनेस, कैसी बिटरनेस? आप में हिम्मत तो है नहीं लड़ने की, यू आर नॉट ए केजरीवाल। तो बहुत सी नाराज़गी उन्होंने दिखाई है चीफ मिनिस्टर साहब ने, उमर अब्दुल्ला ने, बट यू आर नॉट केजरीवाल। तो वहाँ स्मूथली चलेगा, चूँकि आप जो भी कदम उठाएंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से, चूँकि आप कह चुके हैं कि जो भी पावर में होगा हम उसके साथ हैं। तो फिर ये धोखा कैसा जो इंडिया गठबंधन में आकर के आप लंबी चौड़ी बातें करते हैं? तो मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट है कि इंडिया गठबंधन में इस तरह के लोगों को बाहर किया जाए, जैसे शरद पवार साहब ही हैं खुद। लेट अस बी फ्रैंक, ही हैज नो आइडियोलॉजी। असेंबली इलेक्शंस के बाद भी कई पिछले 2 इलेक्शंस में ही ट्राइड हिज बेस्ट कि वो शिवसेना को अलग अलग करके खुद अलायंस बीजेपी से करें, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हो पाई। अदरवाइज उसने हमेशा कोशिश की, और पहले भी। व्हाट इज एनसीपी? आपने तो पूरी हुकूमत को हिजैक कर दिया था, आप तो कांग्रेस में रहे हमेशा। तो इस तरह के लोगों को आप अगर लीडरशिप लेंगे या उसे इंक्लूड करेंगे इंडिया गठबंधन में, तो आपको नुकसान रहेगा। तो इसलिए आई थिंक द कांग्रेस, समाजवादी, आरजेडी, ममता, उद्धव ठाकरे, they should be very careful about these leaders. Farooq Abdullah should be kicked out immediately. उससे आपको फ़ायदा नहीं हुआ।
और जिस वक्त इमोशनल हो के बोलते हैं अरे मैं हिंदुस्तानी, मेरे ऊपर ये चार्ज, पागल हो करके एक्टिंग करते हैं लोगों को कन्विंस करने के लिए मैं इतना बहादुर हूँ बोलता हूँ। चूँकि आपकी तो अंडरस्टैंडिंग है, आपका तो कोई मॉरल नहीं है, आपका कोई करैक्टर नहीं। करप्शन के चार्जेस हज़ारों हैं आपके खिलाफ। सेंट्रल गवर्नमेंट जिस दिन चाहेगी आपको फॉर एवर जेल में डाल सकती है। और आपका तो वैसे भी क्या लेना देना है मुसलमानों से। आपके घर में तो इस्लाम का कोई कंसेप्ट ही नहीं। आपकी बेगम, आपकी बहू, आपका दामाद, तो how you are eligible for the leadership of the minority? Minority means Muslim community. और इंडिया गठबंधन जो एक सच्चाई की तरफ राहुल गांधी ले जा रहे हैं, एक इंक्लूसिव पार्टीज की तरफ ले जा रहे हैं, आप उसमें कैसे रह सकते हैं? तो मुझे यही कहना था, बी अवेयर ऑफ सच लीडर्स लाइक फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला एंड सो ऑन। Thank you very much.